स्टार्ट। आदरणीय सदस्यगण, अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे आप अपने परिवार, अपने घर, अपनी ज़मीन का नाम लेंगे। जाहिर है कि ये सारी चीज़ें आपको प्यारी है, किंतु आपके पास इनसे भी कीमती एक चीज़ और है, वह है आपकी आज़ादी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती है, लेकिन जो आदमी आज़ाद नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। आज हम आज़ाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आज़ादी पर खुशी होने का खास कारण है। लगभग 200 वर्ष हुए हमारी आज़ादी विदेशियों ने छीन ली थी। उनसे फिर से पाने के लिए हमें एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सुनहरा दिन आया। देश का शासन हमारे हाथ में आ गया। हमारे लिए यह खुशी का एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। हर साल इसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस दिन आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आज़ादी की शक्ल क्या हो, आज़ादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतंत्र भारत की सरकार क्या कुछ करे। जो बात बिल्कुल साफ थी वह यह कि स्वतंत्र भारत की सरकार जनता की होगी, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। दूसरी बात यह थी कि यह सरकार देश के सभी लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगी। जाति, धर्म, क्षेत्र या एक आज़ाद स्त्री पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को एक आज़ादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने और रहन सहन का मनचाहा तरीका अपनाए। तीसरी बात यह कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथ में लेगी। इन सब बातों के लिए कभी कभी कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि। सीधे साधे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, जनता की उन्नति और खुशहाली के लिए काम करती जाए। हमारे लोकतंत्र में वे सब बातें मौजूद हैं जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। हमारे लोकतंत्र का एक स्वरूप हो, राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करे और राष्ट्रीय नीति के मोटे मोटे सिद्धांत क्या हो, ये सारी बातें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दी गई है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। स्वतंत्र होने के बाद देश की जनता के प्रतिनिधि एक संविधान सभा बनाई थी। हमारे संविधान की एक विशेषता है कि उसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है और अब तक इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए एशिया और प्रशांत में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में बिल्कुल ठीक कहा है कि केवल बड़ी शक्तियां ही विश्व के भाग्य के निर्णायक नहीं है, दूसरे देशों को भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी है। दक्षिण अफ्रीका को झुलसाने से बचाने के लिए अभी भी समय है, परंतु समय बहुत थोड़ा रह गया है। रंगभेदी सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोप के अनुकूल वातावरण बन रहा है। इसका प्रसार उन देशों में भी होगा जो इतिहास की धारा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने भी संसद के प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के खिलाफ कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। इसमें सब राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए। जो सरकारें खुले
तौर पर शांति के लिए खतरा बने, उनके खिलाफ संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट प्रावधान है। आक्रमण, उपनिवेशवाद और रंग भेद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफ्रीकी कोष स्थापित किया गया है, जो स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी रोक होनी चाहिए, जो परमाणु राष्ट्रों पर भी लागू हो। सोवियत संघ को एक तरफा रोक लागू किए 1 साल हो गया है, दूसरों को इसका अनुसरण करना चाहिए। ताकतवर देश यह सोचता है कि अपनी सहारक शक्ति का विस्तार करके परमाणु अस्त्रों का उपयोग रोक सकते हैं। इस इरादे से वे विनाशकारी हथियारों का संग्रह करते जा रहे हैं, परंतु मानवता के अस्तित्व की रक्षा उनके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जिनके पास दुनिया को बर्बाद करने की ताकत है, उनका शक्ति पर एकाधिकार हो सकता है, विवेक नहीं। हिंद महासागर में शक्ति स्पर्धा की खूब चर्चा हो रही है। हमारे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और व्यापार इस बात पर निर्भर है कि हिंद महासागर बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो। संयुक्त राष्ट्र घोषणा में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भी आज यह तनावग्रस्त है। विदेशी नौसेना परमाणु अस्त्रों सहित वहां मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने मौजूदा अधिवेशन में हिंद महासागर विषयक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है, ताकि उक्त योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके। यदि हिंद महासागर जंगी ताकतों का अखाड़ा बना तो हम इसकी प्रचुर संपदा से वंचित हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रों का लोकतंत्र है। इसमें हर देश की बराबरी की आवाज़ है, चाहे उसमें आकार, संपदा या सैन्य बल का कितना भी अंतर क्यों न हो। इस अर्थ में यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र का प्रतिरूप उपनिवेशवाद के दिन लद गए सार्वभौम समानता के मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र अब विश्व का ज़्यादा सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। खेद की बात है कि इसका स्वागत करने के बजाय कुछ ताकतें इसे कमज़ोर करने पर तुली हुई है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अनथक परिश्रम के बाद इस विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ है।